बारिश में तीखे चटपटे पनीर पकौड़े बेचने वाली गरीब माँ बेटी। अरे मोरी मैया, कितनी तेज की आंधी आ रही है। अरे वो कमबख्त बाहर क्या खेल रही है। दोनों की दोनों अंदर आओ। साक्षी, चंदा, दरवाजा बंद करो, धूल मिट्टी सारी अंदर आ रही है। दादी देखो तो कितना मजा आ रहा है। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? ओहो, कितनी धूल आ रही है। चलो बच्चों अंदर आ जाओ। ठंडी हवा के चलते दोनों बच्चे आंगन में कूद रहे होते हैं। इतने में गर्भवती माधुरी अपनी दोनों लड़कियों को लेने जाती है। तब खटिया उस पर गिरने वाली होती है कि सांस बचा लेती है। कमबख्त कही कि दोनों की दोनों कब से बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ को ही बाहर आना पड़ा। अगर अभी तुम्हारी माँ को चोट लग जाती तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। सॉरी दादी, हमें नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ मेरी बहू को कुछ हुआ नहीं। अगर उसके बच्चों को कुछ हो जाता तो तुम दोनों को। जाने दीजिए माँ जी, वो दोनों भी छोटी बच्ची हैं, उन्हें कहाँ पता था। दोनों बच्चे अंदर रोते हुए बैठ जाती हैं। सावित्री माधुरी को अंदर लेकर आती है और उसे खाना देती है। दरवाजा लगा देती है। इतने में हल्की बारिश शुरू हो जाती है। ले बहू, खाना खा ले। 1 हफ्ते की और बात है, फिर तो डॉक्टर ने कह ही दिया है कि बच्चा आने ही वाला है। ये तो है माँ जी, पता नहीं इसके पापा अब कहाँ रह गए। बारिश भी शुरू हो गई। इतने में मजदूरी कर गोपाल भी लौटता है। वो भी थोड़ा भीगा हुआ था। इतने में दोनों बच्चियां अपने पापा को देखकर पैसे मांगने लगती हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा पैसे दो ना, मुझे चीज खानी है। अरे क्या है, घर में आते ही पैसे पैसे कर रहे हो तुम लोग। शांति से बैठ नहीं सकते क्या? दिखाई नहीं दे रहा मैं गीला हो गया हूँ? ये तो है नहीं कि बोलो पापा कपड़े चेंज कर लो, पानी पी लो, बस पैसे। साक्षी, चंदा नहीं मानेगी। तुम दोनों लगता है तुम्हारी पिटाई करनी ही पड़ेगी। इतना सिखाने पर भी कुछ नहीं आता। जब देखो पैसे पैसे। पर दादी अब हमने क्या कर दिया? तो क्या तुम्हारा पापा हमेशा तुम्हें चीज दिलाता रहेगा? करोड़ों का काम करके आता है क्या? कभी कभार पैसे नहीं होते हैं। गोपाल बेटा, तू कपड़े बदल ले। साक्षी, चंदा, दोनों शांति से बैठ जाओ। अजीब, ये लीजिए तौलिया। आया भी। कुछ देर के बाद गोपाल कपड़े बदल लेता है। फिर बाकी सब भी खाना खाते हैं। तभी बारिश इतनी तेज हो जाती है कि घर की छत से पानी टपकने लगता है। ओह, पानी आ रहा है। एक तो इस घर की छत जो कभी ठीक ही नहीं होती। तुम दोनों बैठी क्या हो? जल्दी से कोई बर्तन लगाओ। अभी लगाते हैं दादाजी। ओहो, यहाँ भी आ रहा है। बिस्तर गीला ना हो जाए, यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। एक तो पता नहीं इस घर की मरम्मत कब होगी। दोनों छोटी बच्चियां बर्तन लाकर लगा देती हैं। माधुरी भी बिस्तर हटा देती है। गोपाल खिड़की बंद कर देता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। समझ ही नहीं आता कि घर का खर्चा चलाऊं, राशन लाऊं, मरम्मत कराऊं या लोन भरूं। वही तो, ये सब तू अकेला कर रहा है। बस जल्दी से बहू इस घर के चिराग को जन्म दे दे, जो तेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा और अपनी बहनों की शादी करवाएगा। अब तो बस थोड़े दिन की बात है। क्यों बहू, फिर हमारा मुन्ना हमारी गोद में खेलेगा। हाँ माँ जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सब लोग पूछ रहे हैं कि तेरा बच्चा कब आने वाला है। मैंने तो बोल दिया अगले हफ्ते, सब्र कर लो। बेटा होगा तो पार्टी भी दे दूंगा। हमारा छोटा भाई आने वाला है दीदी, हम उसके लिए कोई खिलौना खरीदे? हाँ, खिलौना खरीद लेंगे जब पापा पैसे देंगे। पापा पैसे ही तो नहीं दे रहे। अरे कोई बात नहीं, कल ले लेना। बारिश बंद हो जाती है। छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। फिर सब सो जाते हैं। अगली सुबह माधुरी चूल्हे पर खाना पकाती है और सबको देती है। अजीब, ये लीजिए आपका खाना और ये रही चाय। आजकल बारिश का मौसम है बहू, अगर पकौड़े बन जाते तो मजा आ जाता। हाँ माँ, अभी मैं यही कहने वाला था। अगर पकौड़े मिल जाते और वो भी पनीर के तो सोने पर सुहागा हो जाता। लेकिन हमारे घर में तो खाने की ही दिक्कत है, पकौड़े तो दूर की बात है। तभी साहूकार घर आकर पैसे मांगता है। क्यों रे गोपाल, तेरी बहन की शादी को कुछ महीने हो आए हैं और तूने कहा था 2 साल में 2 लाख रुपए चुका दूंगा, लेकिन तूने अभी तक मेरे 1 लाख भी नहीं चुकाए। कब देगा पैसे? चल जल्दी से 10,000 रुपए निकाल दे। साहूकार जी, मैंने आपको बोला तो था मैं आपको पैसे जमा करा दूंगा हर महीने, लेकिन 10,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आपसे 5,000 रुपए की बात कही थी। अरे हाँ ठीक है, तो 5,000 तो निकाल कर दे। साहूकार जी, आपको तो पता है मेरी पत्नी गर्भवती है
कुछ ही समय में बच्चा आने वाला है। घर पर माता पिता हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं, इनको भी संभालना होता है। मुझे इस बार लेट हो गया है, लेकिन कुछ दिनों में मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। यही तूने पिछले महीने किया था। 10 बार चक्कर लगाने पर 11वें चक्कर में पैसे मिले थे, लेकिन इस बार मैं पागल नहीं बनूंगा। अगर तूने मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसा नहीं लौटाया तो इस घर को जब्त करके तुमको सबको बाहर निकाल दूंगा। फिर सड़क पर पूरा परिवार भीख मांगते रहना। विनती करती हूँ साहूकार जी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके पैसे समय से लौटा देंगे। याद रखो, सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। उसी वक्त जोर से बिजली कड़कती है। दोनों बच्चियां माँ से चिपक जाती हैं और साहूकार का फोन बजता है, जिसे वो उठा लेता है। हाँ हेलो, क्या बात कर रही हो? तुमने पनीर के पकौड़े बनाए हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं। पनीर के पकौड़े खाने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ। जब तक घर पर आऊँ हरी चटनी भी तैयार कर लेना। आज तो तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, समझे? साहूकार के जाने के बाद गोपाल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैं सेठ जी से कह रहा था कि मेरी 8 या 10 हजार तो तनख्वाह कर ही दो, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 ही हजार किया है। अब मैं 5 हजार इनको दे दूंगा तो 1 हजार में घर का राशन लूं या कुछ बच्चों के लिए लूं, समझ ही नहीं आ रहा। और ब्याज के पैसे तो अभी तक मैं भरना शुरू ही नहीं कर पाया साहूकार के। सच में ये कर्ज लेना कितना बेकार होता है, भरना ही मुश्किल पड़ जाता है। अगर बेटा तेरी बहन के लिए मैंने थोड़ा और मेहनत करके जमा कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। लेकिन क्या करे बेटा, गरीब आदमी को कर्जा लेना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से, वरना तेरी बहन की शादी कहाँ हो पाती। पिताजी आप अफसोस मत करो, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। ऐसा कहकर गोपाल काम पर चला जाता है। मम्मी, दही नहीं है खिचड़ी के साथ खाने के लिए या कोई सब्जी अचार? माँ, बिल्कुल भी ये खाने का मन नहीं है, कुछ और अच्छा बना दो। मेरा भी ये सब खाने का मन नहीं है, लेकिन तुम लोगों को खाना पड़ेगा। पता नहीं है क्या, घर में पैसों की कितनी दिक्कत है। वही तो, 2 रोटी तो मुश्किल से कमा पा रहे हैं और ये है कि फरमाइश से पूरी नहीं हो रही। तुम लोग जल्दी से ये खा लो, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार करना है। जब पापा पर पैसे होंगे तो मैं अच्छा खाना बना दूंगी। फिर घर वाले उसे ही खा लेते हैं। दोनों बच्चे तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। घर पर थोड़ा बहुत काम माधुरी करती है, बाकी सावित्री उसे आराम करवाती है। जैसे ही दोनों बच्चे दोपहर को स्कूल से पढ़कर वापस आते हैं, दोनों खेलने लग जाते हैं। उसके सामने वाला स्कूल का दोस्त भी आकर खेलता है। इतने में बादल फिर से बरसने लगते हैं और सामने वाले राजू की माँ अनीता गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बनाती है। घर की चौखट पर बैठे हुए बच्चे, दीदी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जरूर कोई चटपटे पकौड़े खा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मेरा भी चटपटे पकौड़े खाने का मन है, लेकिन कौन खा रहा है? आहा मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो और पनीर के चटपटे पकौड़े दो, और दो, और दो, और इस पर मसाला भी डाल दो, चटपटा वाला, और चटनी भी चाहिए मम्मी, लाल वाली। अरे हाँ हाँ, तो चटपटा मसाला भी ले ले, चटनी भी ले ले। तेरे लिए ही तो मैं पनीर के पकौड़े बना रही हूँ। चटपटे पनीर के पकौड़े? राजू, 1 पकौड़े हमें भी खिला देना। हाँ हाँ, 1 पकौड़ा मुझे भी चाहिए। तुम पागलों को मैं पनीर का पकौड़ा दूंगा? दिमाग खराब है, अपने घर में खा लो बनाकर। पता भी है पनीर कितने का आता है? तुम लोग तो स्कूल में भी इतना अजीब अजीब खाना लाते हो और मैम से डांट खाते हो, फीस भी नहीं देते। हमारे पापा पैसे दे देंगे, अभी फीस देने में टाइम है। और क्या, चलो जाओ यहाँ से, मुझे मेरे पनीर पकौड़े एंजॉय करने दो। राजू दिखा दिखाकर चटपटे पनीर के पकौड़े खाता है। दोनों बहनों का बारिश के मौसम में पनीर के पकौड़े खाने का मन करता है और जब उन्हें नहीं मिलते तो अपनी माँ से जाकर कहती हैं, माँ बाहर बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का मन है, माँ पकौड़े खिला दो ना। हाँ, चटपटे पनीर के पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, सामने वाला राजू भी खा रहा है, थोड़े से बना दो माँ। बेटा, अभी घर में पकौड़े कहाँ से बनेंगे? पैसे नहीं है, जो पैसे हैं काम के पैसे हैं। ओहो, फिर से पानी टपकने लगे, लगता है बारिश तेज हो गई है। चंदा, साक्षी, इधर बाल्टी लगा दो। ठीक है मम्मी। दोनों बेटियां बाल्टी लगा देती हैं। सावित्री कपड़े और खटिया साइड कर देती है। वैसे बारिश मौसम देखकर मेरा भी पनीर के पकौड़े खाने का मन कर रहा है बहू। घर में तेल कितना है, कम कम तेल में सेक दे थोड़े पकौड़े। थोड़ा सा तेल है माँ जी। ऐसा कर, 20 का पनीर और 10 का बेसन लिया। हमेशा ही गरीबों की तरह मन मार के खाते हैं,
आज छोटे छोटे पनीर के पकौड़े बनाकर खा लेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वैसे भी तेरा भी मन कर रहा होगा। हाँ माँ जी, मन तो करता है। लाओ पैसे। बहू कैसे जाएगी इस टाइम में? मैं ही जल्दी से लेकर आता हूँ। तब सावित्री अपने पति को 30 रुपए देती है और कमलेश सर पर पानी से खुद को बारिश से बचाते हुए दुकान तक पहुंच जाता है और बेसन पनीर लेकर आता है। तब माधुरी छोटे छोटे पनीर के टुकड़े करके बेसन के चटपटे पनीर पकौड़े बनाती है। ये देखकर दोनों बच्चियां ताली बजाकर कूद रही होती हैं। ये हम भी पनीर के चटपटे पकौड़े खाएंगे। दादी ने पैसे दिए, पनीर के पकौड़े खाएंगे। ये अच्छा हुआ दादी, आपने पैसे दे दिए। राजू हमको चिढ़ा रहा था पनीर के पकौड़े खाकर, अब तो हम भी खा सकते हैं। तुम्हारी दादी कम नहीं है किसी से, मन खुश करना जानती है। कितने भी लाले पड़े हो, बच्चों के लिए इतना तो कर सकती हूँ। अच्छा बहू, इसमें से थोड़े पकौड़े गोपाल के लिए भी बचा देना, जब वो आएगा तो वो भी खा लेगा। जी माँ जी। अरे भाई, कितनी देर है और पनीर के पकौड़ों में? मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। बस पापा जी, बन गए। माधुरी सबको थोड़े थोड़े पकौड़े दे देती है और खुद भी खा लेती है और पति के लिए बचा के रख देती है। वाह बहू, पनीर के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं तूने। स्वादिष्ट तो हैं, न जाने इतने बढ़िया पकौड़े हमने बहू के हाथ से कब खाए थे। बहू, तूने पकौड़े बना दिए है ना, अब आराम कर और कुछ काम मत करना। जी माँ जी। तब सहारा देकर माधुरी उसे उठाती है और वो आराम करती है। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, बस जल्दी से मेरा पोता मेरी गोद में आ जाए। जितना डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, तब से माँ जी बस पोते की ही रट लगाए जा रही हैं। अगर लड़की हो गई तो क्या ये प्यार नहीं करेंगी? ये सोचकर मेरा दिल घबरा जाता है। हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। इतने में दोनों बहनें घर में भागकर खेल रही थी कि तभी चंदा के पैर से बाल्टी में पांव लग जाता है और ये देखकर सावित्री को गुस्सा आ जाता है। कम बखत कही कि तुम दोनों नालायक को बस काम बिगाड़ना आता है और कुछ नहीं। अब इसे कौन साफ करेगा? मैं बूढ़ी कितना काम करूं? तुम्हारी माँ को भी देखो और तुम लोगों को भी, खुद साफ करो इसे। दादी, गलती से हो गया, ये हमसे साफ कैसे होगा? माँ जी, दोनों छोटी बच्चियाँ हैं, इनसे कैसे होगा? मैं ही पोछा लगा देती हूँ। तू क्यों करेगी? जिसने काम बिगाड़ा है वही करेगी। तू आराम कर, इनको तो मैं बताती हूँ। इतनी बड़ी हो रही है, उतना बिगड़ रहे हैं। लड़कियाँ है, काम करना तो वैसे भी आना चाहिए। सुनाई नहीं देता तुम्हें? कर रहे हैं दादी। तब दोनों बच्चियां जैसे तैसे पोछा लगाकर सफाई करती हैं। हफ्ता गुजर जाता है। गोपाल गोदाम में इधर से उधर बोरियां उठाकर सामान पहुंचाता है। बारिश में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, जिसके उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वो साहूकार को दे देता है। तब साहूकार उसका गिरेबान पकड़कर, ए कमबख्त, मैंने तुझे 10,000 बोला था, तूने कहा 5,000 देगा और तू 5,000 में से भी मेरे लिए 2,000 लाया है। इसका क्या अचार डालूं मैं? लगता है तुझे घर से बेघर करना ही पड़ेगा। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके 3,000 भी इसी ही दिन में निकाल दूंगा। आपको तो पता है घर की स्थिति क्या है हमारी। मैं आपके पैसे चुका दूंगा, बस आप थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। तेरी बीवी अगर गर्भवती नहीं होती तो मैं तेरा जो हशर करता वो तू सोच भी नहीं सकता था। ये कहकर साहूकार उसे छोड़ देता है। शाम को गोपाल घर लौटता है और उसे चटपटे समोसे खिलाता है। अजी, मेरा ये खाने का मन नहीं है, आप बच्चों को ही खिला दो। हाँ पापा, हमें दे दो, हमें ये वाले समोसे खाने हैं। हाँ, तुम तो खाओगे ही। तुम्हारा मन कभी ऐसा करता है कि कुछ ना खाओ? पिताजी की बात सुनकर बच्चे शांत हो जाते हैं। फिर गोपाल उन्हें खुद समोसा खिलाता है। इतनी देर में माधुरी को दर्द उठने लगता है। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, लगता है बच्चा आने वाला है। माँ, इसे लेकर जाना होगा और अभी भी बारिश हो रही है। अरे गोपाल, तू जल्दी से बहू को अस्पताल ले जाने का इंतजाम कर। कोई ऑटो रिक्शा लेकर आ। हाँ बेटा, जल्दी कर। बहू तो फिक्र मत कर, मैं यहीं पर हूँ। तभी गोपाल बारिश में ऑटो रिक्शा लेने जाता है। उसे कहीं नहीं मिलता। तब एक रेडी मिलती है, जिस पर लिटाकर तिरपाल से ढककर उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। कमलेश दोनों बच्चों के साथ साथ घर पर ही होता है। सावित्री और गोपाल बच्चे आने की खुशी में इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। मेरा बेटा आने वाला है। कुछ ही देर में माधुरी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही नर्स बाहर आकर बताती है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या बेटी हुई है? तीसरी बार भी बेटी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नर्स, सच सच बताओ। नहीं, नहीं, मुझे बेटा चाहिए था। ये बेटी कैसे हो सकती है? मुझे
मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। आप लोग ये कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? आज के टाइम में भी आप बेटा बेटी कर रहे हैं। सोचा था 2 बेटियों के बाद तीसरा बेटा होगा, लेकिन फिर भी एक बेटी हो गई। मुझे नहीं चाहिए, मैं इस बोझ को नहीं पालना चाहता। चलो माँ, यहाँ से घर चलो। मनहूस कही कि मैंने इसकी इतनी सेवा करी और इसने हमें ये परिणाम दिया, एक चिराग भी नहीं दे पाए। चल बेटा, यहाँ हमारा कोई नहीं है। ये सब बातें माधुरी के कानों में जा रही थीं और वो रो रही थी। बाहर नर्स। देखिए, आप उस लेडी को लेकर आए हैं, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। और बच्चे को कौन संभालेगा? आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी, पुलिस को बुलाना होगा। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। बारिश रुक जाने के 10 घंटे के बाद माधुरी का डिस्चार्ज हो जाता है। सावित्री और गोपाल उसे घर ले आते हैं। तब कमलेश। सावित्री, सावित्री, मुझे मेरा पोता दो ना, मैं उसे देखने के लिए कब से बेताब हूँ। मेरा भाई आ गया। मम्मी, मुझे भी बाबू दिखा दो ना। हाँ दादी, मुझे भी बाबू दिखा दो ना। जैसे ही साक्षी सावित्री से चिपकती है, सावित्री जोर से उसे धक्का मार देती है, जिससे साक्षी को चोट लग जाती है। माधुरी उसे संभालती है। साक्षी, साक्षी बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे चोट लग गई? माँ जी उस छोटी सी बच्ची को अपने धक्का क्यों दे दिया? क्यों ना दूं? क्यों चिपक रही है ये मुझसे? अब तो तेरी तीनों बेटियों की शक्ल देखकर मुझे घिन आ रही है। तेरे से एक चीज मांगी थी, वो भी तू नहीं दे सकी। अरे कमलेश जी, इसने हमें फिर से एक और पोती दे दी। क्या इसने फिर से हमारे साथ ऐसा किया? अब मैं अपने रिश्तेदारी और समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? इसने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया। मैं क्या करूं पिताजी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो अपने गोदाम में सबको बोल दिया था कि मेरा बेटा होने वाला है, पार्टी दे दूंगा, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। मैं किसी से नजर भी नहीं मिला सकता। मैं वैसे भी अपनी बहन की शादी का कर्जा चुका रहा हूँ। अब इन तीनों को बड़ा करके कैसे पालूंगा पोसूंगा, और शादी करने के पैसे कहाँ से लाऊंगा? नहीं, मुझे ये बोझ नहीं चाहिए। निकाल दे इन तीनों को, और इसकी माँ को निकाल दे यहाँ से। ये चारों मनहूस मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये बेचारी तो अभी एक दिन की भी ठीक से नहीं हुई है। आप मुझे घर से क्यों बाहर निकाल रही हैं? और मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप सभी तो मेरा परिवार हो। मुझे तुम चारों में से अब कोई भी नहीं चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। सुना नहीं मेरा बेटा क्या बोल रहा है? निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने बेटे की शादी किसी और से कराऊंगी, जो हमारे वंश को चलाएगा। दादी, ऐसा मत करो दादी, हमें बाहर मत निकालो। चुप कर तू तो। सभी उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर आंधी जैसा मौसम हो रहा था और फिर उनका सामान भी घर के बाहर निकाल देती है। माँ जी, मेरे हाथ में इतनी छोटी सी बच्ची है, मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर ऐसे मौसम में कहाँ जाऊंगी? अरे तू घर से बाहर निकल, हम अपना देख लेंगे। कमलेश उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। माधुरी अपनी तीनों बेटियों को और सामान लेकर भटकते भटकते सड़क के किनारे आ जाती है, जहाँ तेज आंधी चल रही थी। सभी की आंखों में धूल मिट्टी जा रही थी। माधुरी अपनी आंचल से छोटी बच्ची को ढक लेती है। इतने में धीरे से बारिश शुरू हो जाती है। तब वो किसी दुकान के नीचे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ऐसी आंधी में कहाँ जाऊं? कहीं ये बीमार पड़ गई तो? इसकी किस्मत भी कैसी है, पैदा होते ही अपने दादा दादी और पिता का प्यार नहीं मिला। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। कितनी आंधी चल रही है, हम उठ तो नहीं जाएंगे और हमारे छोटे बाबू को कुछ होगा तो नहीं? मम्मी, आपने हमें तो अपना भाई नहीं दिखाई। भाई नहीं, तुम्हारी छोटी बहन आई है। चिंता मत करो, मैं तुम तीनों के साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भूख लग रही है, बहुत देर से कुछ नहीं खाया। दादाजी ने भी हमें खाना नहीं दिया था। भगवान, मेरे बच्चों को किसी तरीके से खाना खिला दो। अरे मेरी दुकान के सामने क्यों खड़ी हो? चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। माधुरी विनती करती है, लेकिन दुकानदार सुनता नहीं है। मजबूरन माधुरी को भीगती बारिश में अपने तीनों बच्चों को लेकर आगे जाना पड़ता है। तभी उसके सामने कार आ जाती है। हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही माधुरी डर जाती है, लेकिन तभी गाड़ी से बाहर राधा निकल कर आती है। माधुरी, तू यहाँ बारिश में क्यों भीग रही है? और ये तेरे दोनों बेटी, तेरा तीसरा बेबी भी हो गया? क्या करूँ, किस्मत ने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी बच्ची को जन्म हुए अभी 20 घंटे ही हुए हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया मेरी बेटियों के साथ।
माधुरी की जुबानी राधा को उसके ससुराल वालों की सारी सच्चाई पता चलती है। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तीनों माँ बेटियों को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती है, उन्हें कपड़े बदलने के लिए देती है और माधुरी के पास हीटर जला देती है। तूने गाड़ी में जो जो बताए ये सुनकर तो मेरा दिल कांप उठा और गुस्सा भी आ रहा है तेरे ससुराल वालों पर। कैसे है ये? आज के जमाने में भी लोग ऐसा सोचते हैं। तू चिंता मत कर, मैं ज्यादा दिन तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी। कोई काम ढूंढ लूंगी और काम करने लगूंगी। मैं तेरी सहेली हूँ और राज को भी तेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। तू ये सब मत सोच। तू जानती है ना राधा, मैं खुददार इंसान हूँ, अब और एहसान नहीं चाहिए। राधा माधुरी और उसकी तीनों बेटियों का हफ्ते भर तक ख्याल रखती है, लेकिन 7वें दिन राधा अपनी तीनों बेटियों को बाहर लेकर जा रही होती है। तब राधा उसे समझाती है। अपने दोनों बच्चों को माधुरी राधा के भरोसे छोड़कर नौकरी की तलाश करती है। कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। नौकरी भी कहीं नहीं मिल रही। माफ कर दे राधा, मैं तेरे घर और नहीं रह सकती अपने बच्चों के साथ। राधा, तेरी बेटी अभी 10 दिन की भी नहीं है, ऐसे बारिश के मौसम में बाहर ले जाएगी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कुछ सोचती हूँ, पर अभी यही ठहर जा। 2 दिन और गुजरते हैं। दोनों बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ खेलती हैं। एक दिन राधा, माधुरी, कल का पनीर बचा हुआ है फ्रिज में, खराब ना हो जाए तो उसके पकौड़े बनाकर खत्म कर लेना। मौसम अच्छा है तो मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ। ठीक है। अपनी सहेली और उसके पति को खुश देखकर माधुरी को गोपाल की याद आ जाती है, लेकिन फिर उसकी नफरत भी याद कर लेती है। फिर अपनी बेटियों के लिए पनीर के पकौड़े बनाना शुरू करती है। वही राधा बड़े से रेस्टोरेंट में 500 रुपए प्लेट पनीर के पकौड़े खाकर वापस लौटती है। इतने में उसके बच्चे भी पनीर के पकौड़े खा रहे होते हैं। अरे तू आ गई, चल आजा, मैंने पकौड़े बना लिए, खा ले। सच बता रही हूँ, इतने महंगे होटल में 500 रुपए के पनीर के पकौड़े खाकर आए हैं, एकदम बकवास। तेरे बनाए हुए ही खा लेती हूँ। जैसे ही राधा उसके बनाए हुए पनीर के पकौड़े खाती है तो खुशी से माधुरी को गले लगा लेती है। अरे ये तूने क्या बना दिया? इतने अच्छे पकौड़े कौन बनाता है? अरे जब तेरे हाथों में हुनर है तो तू बाहर किसी के यहाँ काम क्यों करेगी? इतना अच्छा मौसम है, पनीर के पकौड़े बनाना शुरू कर दे। यार सच बता रही हूँ, बहुत बिक्री होगी। मैं तो खामखा लुट गई होटल वालों से। सच बोल रही है? मेरे बनाए हुए पनीर के पकौड़े इतने अच्छे हैं? हाँ माधुरी, मैं भी खाकर देखूं। तुम सामान की टेंशन मत लो, और मुझे पता है कि पैसे भी वापस करोगी, इसलिए आराम से करना, लेकिन अपना काम तो शुरू कर लो। मेरी हिम्मत बनने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। राज और राधा की मदद से अगले दिन ही पनीर के पकौड़े बनाने का सामान आ जाता है और रेडी की पूजा करके माधुरी जा रही होती है। अरे बच्चों को बाहर लेकर क्यों जा रही है? यही छोड़ दे। राधा, मैं अपनी बेटियों की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ। तूने यहाँ तक मदद करी, बहुत है। साक्षी, चंदा, चलो। माधुरी ने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाकर चुन्नी से बांध लिया था और ठेला और बेटियों को लेकर सड़क किनारे पहुँच जाती है और फिर गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े तलने लगती है। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आइए आइए, गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े खाइए, सिर्फ 40 रुपए की प्लेट। अंकल आंटी, यहाँ पर आओ ना आप। मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे पनीर के पकौड़े बनाए हैं। आओ आओ, खा लो। अरे कैसी माँ है ये, बच्चों को स्कूल नहीं पढ़वा रही है, अपने साथ सड़क पर ले आई पकौड़े बेचने के लिए। मजबूरी है, वरना कौन माँ अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहेगी। लेकिन इनकी देखभाल भी तो मेरे ही जिम्मे है। आइए आइए, पकौड़े खाइए। बारिश शुरू हो जाती है। गर्मा गर्म कढ़ाई से पकौड़े निकलता देख एक औरत का मन कर जाता है। तब वो 1 प्लेट पनीर के पकौड़े खाती है। ओहो, इतने मन से पनीर के पकौड़े खाने आए थे, लेकिन इसमें कोई स्वाद नहीं है, न चटपटा है, पैसे बर्बाद हो गए मेरे। वो औरत पैसे देकर चली जाती है। माधुरी को बुरा लगता है। बहुत देर तक कोई ग्राहक नहीं आता, जब तक एक बूढ़ा ग्राहक आता है। कितने तीखे पकौड़े हैं, पनीर के पकौड़े ऐसे होते हैं, मूड खराब कर दिया। माँ, अंकल को पकौड़े अच्छे नहीं लगे, बहुत मिर्ची है क्या? सुबह से शाम हो गई, लेकिन ठीक से कुछ नहीं बिका। मुझे कुछ करना होगा। माधुरी मसाले को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह से शाम तक 200 रुपए की ही बिक्री होती है। बीच में बेटी भी रोने लगती है। माधुरी उसे शांत करवाती है, फिर घर लौट आती है और अपनी दिनचर्या के बारे में राधा को बताती है। राधा उसे हौसला देती है। अगले दिन वो कुछ चटपटे मसाले, धनिया, प्याज वगैरह लेकर बेसन में डालती है और पनीर के पकौड़े बनाना शुरू करती है। इस बार धीमे धीमे बारिश में पनीर के पकौड़े की खुशबू से लोग खुद चले आते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे ना आंटी के पनीर के पकौड़े की बहुत खुशबू आ रही है, खिला दो ना। बेटा, मेरा भी खाने का मन कर रहा है। 2 प्लेट पनीर के पकौड़े दे दीजिए और साथ में हरी चटनी। जी बिल्कुल। हे भगवान, आज सब कुछ अच्छा हो। जैसे ही दोनों माँ बेटी पनीर के पकौड़े खाती हैं तो खुश हो जाती हैं। अरे वाह,
60 रुपए में इतने बढ़िया पकौड़े। ऐसा कीजिए, आप 2 जगह पैक कर दीजिए, बहुत चटपटे हैं। बात तो है, ऐसी बारिश में चटपटे पनीर के पकौड़े मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। सुनिए, मुझे 2 प्लेट पैक कर दीजिए, खाने को भी दे दीजिए। ओ बहन जी, पनीर दे दीजिए, पकौड़े खिला दीजिए। अंकल आप पैसे मुझे दे दीजिए। धीमे धीमे बारिश में देखते ही देखते पनीर के पकौड़े खाने के लिए उसकी रेडी के पास भीड़ जमा हो जाती है। एक बेटी प्लेट निकाल कर देती है, दूसरे पेट संभालती है और माँ फटाफट पकौड़े देती रहती है। इस बीच उसकी छोटी बेटी रोने लगती है तो वो उसे भी संभालती है। मेरी बच्ची शांत, बेटा चुप हो जा, मम्मी है ना। बेटी, क्या तुम्हारा घर में कोई भी नहीं है? अपनी 3 बेटियों को लेकर तुम पनीर के पकौड़े बेच रही हो, इससे तुम्हारे तीनों बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। आंटी जी कोई नहीं है, इसीलिए तो आत्मनिर्भर होकर अपनी बेटियों के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा और उनके भविष्य के लिए इतना तो मुझे करना ही होगा। तुम्हारे हाथ के पनीर के पकौड़े बहुत अच्छे हैं, भगवान तुम्हें सफलता प्राप्त करवाए। इस बार शाम होने से पहले ही पनीर और बेसन खत्म हो जाता है। तब माधुरी अपनी बेटी से पास की दुकान से और पनीर मंगवाकर पनीर के गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े बनाती है। शाम तक आते जाते लोग बाइक रोक रोक कर माँ बेटी के पनीर पकौड़े खाते हैं। वाह, आपके पनीर के पकौड़े तो किसी होटल से कम नहीं है। आप रोज लगाएंगे ना तो मैं रोज शाम को बारिश में पनीर के पकौड़े खाना चाहता हूँ। हाँ भैया, मेरी दुकान का नाम भी है माँ बेटी के पनीर पकौड़े। रोज दुकान यही लगेगी, आप आ जाना। माधुरी के बने हुए सारे पनीर के पकौड़े खत्म हो जाते हैं। वो घर लौटी है। जब पैसों की गिनती होती है तो एक दिन के 2500 रुपए पाती है। मैं तेरी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही सफलता एक दिन तेरे कदम चूमेगी। ये सब तेरे सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। ये ले पैसे। ओए, इतने से पैसों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो डबल पैसे चाहिए, जब हो जाए तब दे देना। पागल, अभी दुकान में लगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों माँ बेटियां पनीर के पकौड़े की रेडी लगाकर आवाज लगाती हैं। फिर तेज बारिश होने पर हर कोई दूर दूर से पनीर के पकौड़े खाने के लिए आता है। लेकिन इस बीच माँ बेटी बारिश की वजह से भीग भी रहे होते हैं। तब राधा और राज उसकी रेडी के ऊपर तिरपाल बिछा देते हैं, जिससे अब कोई बारिश में भीगता नहीं है। ओए, आज तो मैं भी बारिश में खड़े होकर तेरे पनीर के चटपटे पकौड़े खाना चाहती हूँ। चल खिला दे, और फिर अपनी छोटी बाबू को भी मुझे दे दियो संभालने के लिए। ठीक है। ये कहकर माधुरी अपनी सहेली और उसके पति को भी गर्मा गर्म चटपटे पनीर के पकौड़े खिलाती है। और खाने के बाद ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं तो राधा उसकी बेटी को संभाल लेती है। उन दोनों बच्ची को भी भूख लगती है तो वो भी अपनी माँ के हाथ के बने हुए पनीर पकौड़े खाती हैं। दीदी, अब तो मम्मी पहले से भी ज्यादा अच्छे पकौड़े बनाती है। हाँ साक्षी, अरे ये पत्थर क्या कर रहा है? इसे हटा देती हूँ, कोई गिर जाएगा। माधुरी उस पत्थर को हटाती है तो चिकनी मिट्टी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और तीनों माँ बेटी और राधा मिलकर हंसने लगते हैं। दीदी, मम्मी गिर गई। अरे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है। बिल्कुल। 6 महीने और बीत जाते हैं। बारिश में अक्सर माँ बेटियां भीग जाती थीं और दुकान चलाने के लिए बहुत जतन करती थीं। चाहे बारिश का मौसम हो या धूप का, अब सभी लोग माँ बेटी के पनीर के पकौड़े के दीवाने हो चुके थे और उसका काम भी बहुत अच्छे से चलता था, जिससे वो राधा और राज के पैसे देकर चुका देती है और पास में ही एक किराए का कमरा ले लेती है। शाम को वो फिर रेडी लगाती है। तब एक रिपोर्टर उसके पनीर के पकौड़े खाकर खुश हो जाता है और उसकी कहानी को भी जानता है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने तीनों बेटियों के लिए स्टैंड लिया और चटपटे पनीर के पकौड़े बेचना शुरू किया। और आप देखना कि आपकी ये कहानी घर घर तक पहुँचेगी और लाखों महिलाएं आपसे इंस्पायर होंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी जैसी हर अकेली औरत नारी शक्ति बनकर आत्मनिर्भर होकर इस समाज का डटकर सामना करे। जैसे ही माधुरी की कहानी वो रिपोर्टर अखबार में छापता है, हर घर की औरत माधुरी से इंस्पायर हो जाती है। वहीं अखबार उसके ससुराल में भी पहुंचता है। बच्चों और पत्नी की फोटो देखकर सावित्री गोपाल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दुर्दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अरे मोरी मैया गोपाल बेटा, ये माँ बेटी तो पनीर के पकौड़े बेचकर पैसे छाप रही है। अगर हम इसे घर में ले तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपको लगता है वो मानेगी? अरे हम सब मिलकर थोड़ी सी एक्टिंग कर लेंगे तो मान जाएगी। लालची ससुराल वाले कुछ ही देर में माँ बेटी के पास पहुँच जाते हैं। माफी मांगने का नाटक करते हैं। अच्छा वो बहू तू मुझे मिल गई। पता है मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तेरे जाने के बाद एहसास हुआ कि हमसे क्या गलती हो गई। मुझे तो अपनी पोतियों की बहुत याद आ रही थी। ए मेरी गुड़िया चंदा साक्षी, आओ पापा के पास आओ। हमें नहीं आना आपके पास, आप सब गंदे हो। आपने मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया, छोटे बाबू को भी। आपको क्या लगता है आप तीनों की नौटंकी देखकर मैं और मेरे बच्चे घर आ जाएंगे?
अरे आंधी तूफान में आपने मेरी छोटी सी नवजात बच्ची और मेरी इन दोनों बेटियों को और मुझे घर से बाहर निकाल दिया था जब मुझे आप सबकी इतनी जरूरत थी। और आज जब मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई हूँ, मेरी बेटियां स्कूल भी जाती है, तो आप वापस आ गए। मुझे ऐसे ससुराल वालों के पास नहीं आना जहाँ लक्ष्मियों की कदर ही नहीं है। बहू हमें एक मौका तो दे दे। माँ जी, मेरी गोद की मुझे अपनी बच्ची की कसम, मैं आप जैसों के पास वापस तो नहीं आऊंगी जिन्हें सिर्फ लड़के का लालच है और आज पैसों का लालच होगा। देखना, एक दिन मेरी तीनों बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। और आप तो उनकी दूसरी शादी करवा रही थी, करवाई नहीं? जिस सफलता को देखकर आप यहाँ आई है ना, उन पनीर के पकौड़ों को बेचने के लिए मैंने दिन रात एक किया है। आपको पता है, मेरी तीनों बेटियां बोझ नहीं, मेरा गर्व है, गर्व। इस तरह मुंह की खाकर वो तीनों वापस लौट जाते हैं और माधुरी अपनी बेटियों के लिए इस तरह से मेहनत करके काम करती है और 2 सालों के बाद अपनी पनीर की पकौड़े की दुकान खोल लेती है, जहां सब लोग दूर दूर से पनीर के पकौड़े खाने आते हैं। आत्मनिर्भरता ही असली सम्मान है। जब इंसान खुद खड़ा होता है तो दुनिया खुद सम्मान देने लगती है। दोस्तों, क्या बारिश के मौसम में आपको भी चटपटे पनीर के पकौड़े खाने का मन करता है या कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।